माननीय अध्यक्ष जी, नथी का प्रश्न संख्या 1। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा। नहीं, उत्तर आ गया। आप अनुपूरक पूछे कौन है? कृषि डॉक्टर आर के वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ मंत्री जी, आपका जो प्रश्न उत्तर है वो सभी के डिवाइस पर है, तो वो पढ़ा हुआ मान लिया गया, उसका अनुपूरक आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बात से पूरा सदन सहमत है कि यह केंद्र सरकार के द्वारा CSCP जो कमीशन बना है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। मान्यवर, आज जो महंगाई की दर जिस तरीके से बढ़ी है, हमारा किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फसलों का है वो उस गति से नहीं बढ़ा है। लिहाजा किसानों को कहीं आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं, उसके बच्चों के सपने बर्बाद हो रहे हैं, उसके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, उसके बुजुर्गों की दवाई बाधित हो रही है। आज अगर वो अपने बच्चे को स्नातक कराना चाहता है, अभी प्रकरण आया था, कल भी आया था, कि अगर वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपने बच्चे को स्नातक कराना चाहता है तो जो फीस पहले 900 रुपये थी आज 5000 रुपये हो गई। लेकिन किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उस दर से नहीं बढ़ा है। महोदय, मेरा एक आग्रह है, केंद्र सरकार इसको निर्धारित करती है, लेकिन प्रदेश सरकार बोनस के रूप में अगर आज जिस तरीके से कहीं सूखे से किसान मार खा रहा है, कहीं बाढ़ की वजह से प्रभावित हो रहा है, एक पैकेज लेकर के खरीफ की प्रमुख फसलों पर कम से कम 100 रुपये या 50 रुपये कुंतल भी अगर बोनस के रूप में प्रदेश सरकार किसानों को दे दे तो उनको बड़ी राहत मिल जाएगी, ना तो उनको आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी और बच्चों को अपने कम से कम पढ़ा सकेंगे, इलाज करा सकेंगे। मानो एक छोटा सा प्रश्न। श्री सर्वेश सिंह नहीं है जी। माननीय मंत्री जी, जो उन्होंने प्रश्न किया मान्यवर, वो मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। वो बोनस की बात कर रहे हैं, बोनस मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। इन्होंने जो पूछा था वो पूछा हमसे, ये चलिए उसका उत्तर आ गया, उसके ऊपर वो संतुष्ट हैं, उससे वो संतुष्ट हैं, उसमें और कुछ नहीं पूछना चाहते हैं। फसलों उससे वो संतुष्ट है, वो उन्होंने जो उससे वो असंतुष्ट हैं, जो उन्होंने नहीं पूछा, जो उन्होंने पूछा उससे वो संतुष्ट है। प्रश्न संख्या 2, शेयतुल प्रधान वर्मा जी। निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर, सही उस समिति की रिपोर्ट से भारत सरकार तय करती है, लेकिन प्रदेश सरकार भी रिकमेंड भेजती है। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन धान के समर्थन मूल्य के लिए क्या रिकमेंडेशन भेजा है, नंबर 1। नंबर 2 मान्यवर, बोनस मूल प्रश्न अलग नहीं है, अगर कम है तो क्या सरकार प्रति कुंटल 500 रुपये बोनस देने पर विचार करेगी? नहीं, मूल प्रश्न अलग है, वो अलग से पूछिए। प्रश्न संख्या 2, शेयतुल प्रधान। अरे संदीप, वो उत्तर के लिए मैं जबरदस्ती नहीं कर बैठा। प्रदेश सरकार ने भेजा क्या है? नहीं, वो उन्होंने भेजा नहीं, वो अपने आप तय करते बिना भेजे ही। अतुल प्रधान, शेयतुल। संदीप, तुम क्या खड़े हो? मैंने जबरदस्ती उन्नत प्रमाणित बीजों पर सब्सिडी की मान्यवर बात की थी। माननीय मंत्री जी हमारे समकक्ष बैठे हैं, आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहूंगा कि रबी, खरीफ और जायद 3 तरह की हमारे यहाँ फसलें होती हैं। रबी नवंबर अक्टूबर में, और खरीफ हमारी जून जुलाई में, और जायद इसके बीच में रहती है, जनवरी फरवरी करीब। इसमें गेहूं है, सरसों है, चना है, मटर है, मसूर है। मान्यवर, इसमें गेहूं सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश में होता है, लेकिन अगर हम इसके बीज की बात करने लगे और उन्नत और जो मान्यवर ने बात कही है कि हम लोग प्रमाणित बीजों का वितरण करते हैं, तो वो बहुत कम लोगों को मान्यवर होता है। मैं माननीय मंत्री से पहले यही सवाल करूंगा कि चाहे वो गेहूं हो, सरसों हो, चना हो, मटर हो, मसूर हो, क्या इसकी जो संख्या पहले थी उस पर बढ़ाने पर विचार करेंगे? साथ साथ हमारे यहाँ खरीफ में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का है, इसमें भी धान सबसे ज्यादा होता है।
तो धान में भी यही है कि वैसे तो 50% की बात कह दी जाती है सब्सिडी की, लेकिन मान्यवर वो बहुत कम संख्या में लोगों को मिलता है, और जिससे ठीक बीज भी नहीं मिल पाता और इससे बेहतर चीज भी नहीं बन पाती। इसके अलावा हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं मान्यवर, गन्ने की खेती बहुतायत में होती है, उसके बीज के रूप में अगर सबसे ज्यादा इस समय गन्ने की फसल कहीं है और उसके बीज जो है वो 238 हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन 238 जो बीज है वो 238 बीज इस समय खेतों से उछड़ने लगा है, उसमें बीमारी आ गई है, इसलिए नए बीजों की आवश्यकता हो रही। इसमें जो 3 बीज नए आए हैं 13-235, 15-023, 14-221, इसमें जैसे मेरठ जिले का मान्यवर मैं जिक्र करूं तो 1000 से 2000 कुंटल तक ही बीज दिया जाता है, और इस बीज पर सब्सिडी कुछ है नहीं। जब कोई बीज लगा लेता है मान्यवर, गन्ना बीज का लेके लगाता है खेत में, जब वो बिकता है तो उसके बाद में 50 रुपए कुंटल के हिसाब से तब सब्सिडी दी जाती है। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में बताएंगे कि जो गन्ने की जो फसल इस समय पर खड़ी है और जो बीज है 238 का वो खेतों में इस समय उछड़ने लगा है, बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है, क्या कोई नया बीज लाएंगे या साथ साथ इसके कोई ऐसी व्यवस्था होगी कि ज्यादा किसानों को वो बीज मिल सके? मान्यवर इस समय पर आलू की बात बहुत हुई थी, वो प्रश्न हो गया ना आपका, उसको जी मान्यवर, बस तो मैं एक साथ बाद में नहीं पूछूंगा, चलो ठीक है, बाद में नहीं पूछूंगा, दूसरा पूछ। मान्यवर आलू की बात हुई थी, आलू लेकर आपके एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज इधर की पूरी बेल्ट है, लेकिन हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आलू की फसल बहुत बड़ी होती है। लेकिन कई बार देखने में यह आता है कि जब इसके बीज के वितरण की बात होती है या सब्सिडी की बात आती है तो बहुत कम संख्या में किसानों को मिलता है और साथ साथ कई बार मिलता ही नहीं है। और पिछली बार ऐसी स्थिति मान्यवर बनी कि अगर आलू की खरीद की बात हुई तो उस खरीद में भी ऐसे के ऐसे आलू पड़ा रहा और कुछ संख्या में आलू, कुछ मात्रा में आलू खरीदा भी गया तो उसमें नापने का आपने पैमाना लगा दिया। मान्यवर एक चीज और मैं पूछूंगा साथ साथ इसके कि हमारे इधर जैसे सब्जियां हैं और फल हैं, सब्जियों में फल में खास तौर से आम का फल हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। सब्सिडी के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। इसके अलावा अमरूद है, पपीता है, उसके ऊपर भी कोई सब्सिडी का आपका कोई किसी तरह की सरकार की व्यवस्था नहीं है। सब्जी में देखेंगे, चूंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, खुद जहां मेरी सरना विधानसभा है, हमारा फलावदा मान्यवर पूछ रहा हूं, प्रश्न पूछो। मैं ये इतनी सारी फसलें हैं मान्यवर, मैंने पूरा जिक्र किया है मैंने इस चीज का। मैं आपसे पूछ रहा हूं मान्यवर, सब्जी जो है, प्रश्न कर चुके हैं, दूसरा सब्जी है, सब्जी में भिंडी है, गोभी है, पत्ता गोभी है, बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, हल्दी है, गाजर है, इन सब के ऊपर सब्सिडी के नाम पे मान्यवर कुछ नहीं मिलता। मैं मेरे खुद के क्षेत्र में फलावदा हो, लावल हो, संतरा हो, इसके आसपास जितना भी है, मैं माननीय मंत्री से ये पूछूंगा कि क्या किसी भी तरह की कोई सब्जी हो, किसी भी तरह की कोई सब्जी हो, क्या उस पर सब्सिडी देने पर या सब्सिडी जितनी मात्रा में दी जा रही है उस सब्सिडी पर उसकी लोगों की संख्या, किसानों की संख्या बढ़ाने पर सरकार कोई विचार करेगी? और एक लास्ट मान्यवर, मान्यवर बस लास्ट आप दो का जवाब दो। मान्यवर जैसे जायद की फसलें हैं, जायद की फसलों में बेलों की जो बेल पर जो लगते हैं, चाहे लौकी हो, चाहे खीरा हो, चाहे तोरई हो, चाहे आपके खरबूजा हो, तरबूज हो, ये इस समय पर बाढ़ आ रही है मान्यवर पूरे पश्चिम में, पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई। अगर इस साल सारा का सारा बीज सरकार अगर बाढ़ की जगहों पर दे दे तो बहुत ज्यादा स्थिति वहां की सुधर सकती है। तो माननीय मंत्री से यह सवाल पूछूंगा कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है या सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसमें सरकार किसी तरह की किसानों को सब्सिडी बीज पर देगी? इसके बारे में माननीय मंत्री जी बता दो। कुछ बचाओ तो पूछ लो। और माननीय मंत्री अध्यक्ष जी, यद्यपि अतुल प्रधान जी का ये जो प्रश्न है ये कई विभागों से संबंधित एक साथ इन्होंने एक प्रश्न, वो तो अग्राह्य हो जाना चाहिए। कृषि विभाग के संदर्भ में मैं इनको थोड़ी जानकारी देता हूं पहले। जी प्लीज। प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान जो है वो 50% तक का है।
कि बीज के लागत का 50% अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रकार का अनुदान है। यदि उस फसल का आप पूछेंगे तो उसका ब्यौरा अलग से मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जहाँ तक आपने कहा कि प्रमाणित बीजों की उपलब्धता काफ़ी कम रहती है, स्वाभाविक है कि फाउंडेशन सीड ब्रीडर सीड से बनाए जाते हैं। ब्रीडर सीड के लिए काफ़ी 6 साल 7 साल एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तब जाकर के एक ब्रीडर बीज तैयार होता है, उससे फिर फाउंडेशन सीड तैयार किया जाता है। तो ये प्रयास किया जा रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा और हमारे विश्वविद्यालयों के द्वारा कि हम जो है वो पर्याप्त मात्रा में ब्रीडर सीड निकालें, जिससे कि हम फाउंडेशन या सर्टिफाइड सीड दे सकें। उत्तर प्रदेश के भीतर हमारी एक संस्था हम लोगों ने खासतौर पर धान के फसल के लिए इंटरनेशनल रिसर्च राइस सेंटर यूएन ऑर्गेनाइजेशन का जो फिलीपींस में मुख्यालय है मनीला के भीतर, उनका एक सब सेंटर हम लोगों ने एशिया कैंपस जो है वाराणसी, साउथ एशिया कैंपस वाराणसी में स्थापित किया है। उनके माध्यम से स्पीड ब्रीडिंग का भी काम हम लोगों ने शुरू किया है कि जिससे जो 10 साल 11 साल किसी ब्रीडर को निकालने में वक्त लगता था, वो घटा करके 7 साल कर दिया जाए। आपके इस प्रश्न के पहले ही राज्य सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को लेकर के चिंतित रहे कि अपने बड़े देश के भीतर जहां इतना बड़ा खेती का क्षेत्रफल है, वहां पर किसान को अच्छी मात्रा में धान के बीज उपलब्ध हो जाएं। इसके लिए स्वयं वो जो है मनीला फिलीपींस उनके सेंटर पर गए। मैं खुद राज्य सरकार की ओर से उसके बाद गया और उन लोगों से अनुरोध करके राज्य सरकार ने उन्हें पर्याप्त मात्रा में भूमि वाराणसी के भीतर उपलब्ध कराई है। हमारा सेंटर फंक्शनल शुरू हो गया है। अनेक प्रकार के जो मौलिक धान यहाँ पर रहते थे, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, सबका उन्होंने धान कलेक्शन कराया है, उस पर काम शुरू किया है। एक तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वैज्ञानिक पद्धति से एक लंबा समय लगता है, जिसकी वजह से उतनी बड़ी मात्रा में फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड सीड नहीं उपलब्ध कराए जा सके। बावजूद इसके योगी जी की सरकार ने गत वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश के 86,16,798 किसानों को 86,16,798 किसानों को 44,83,200 कुंटल बीज जो है वो फाउंडेशन और सत्यापित बीज, उनको प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए हैं। यह एक अपने में बहुत बड़ा योगदान है। और पिछले 5 साल में हम लोगों ने इसके ऊपर 1,007 करोड़ 44 लाख रुपए का व्यय भी किया है, अनुदान के रूप में उनको उनके खातों में भेजा है। तो राज्य सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कितना परिश्रम पूर्वक इस काम को कर रही है, ये आप इससे अनुमान लगाएंगे कि हमारी इन योजनाओं का लाभ अत्यधिक किसानों तक पहुंच रहा है। और जहां तक आपने कहा उद्यान के बारे में, आलू के बारे में या गन्ना के बारे में, तो ये सवाल यदि आप गन्ना मंत्री जी से किए होते तो बहुत अच्छा होता। बावजूद उसके इतना मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इन 6-7 वर्षों के भीतर गन्ने के बुआई की पद्धति को भी बदली गई है। उनकी पद्धति को अब जो है वो ट्रेंच के साथ साथ और टिश्यू डेवलप करके और उनको सीड उपलब्ध करवाया जा रहा है गन्ना के क्षेत्र में भी। यह एक अच्छा प्रयास है। उसका परिणाम ये हुआ है कि लगभग 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज उत्तर प्रदेश की बढ़ी है। और यही वजह है कि 22 लाख हेक्टेयर से बढ़ करके अब 27 लाख हेक्टेयर के ऊपर खेती हमारी गन्ने की हो रही है। तीसरी बात आपने उद्यान के बारे में पूछा, वो भी मुझसे संबंधित नहीं था, लेकिन चूंकि मैं थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं इसलिए आपको बता दूं कि जो आपने कहा आगे सुन की आदत बिगड़ जाएगी, फिर और पूछते रहेंगे। प्रश्न संख्या 3 स्वामी उमेश। नो, स्वामी उमेश जी, स्वामी उमेश जी, मान्यवर अगर आप ऐसे उत्तर देते रहेंगे तो फिर बिगड़ जाएगी आदत। आपने मुझे किसानों की फसलों की बढ़ती लागत और महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बोलने के लिए नहीं, पूछने के लिए प्रदान किया। मान्यवर महोदय, मेरा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर 70 से 75% किसान रहता है। मान्यवर महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने एक बात कही थी कि जिस व्यक्ति के पास जमीन भी नहीं है और वो खेती से संबंध रखता है,
वो भी किसान की श्रेणी में आता है। चौधरी साहब कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है, और ये खेत और खलिहान जो छोटे छोटे किसानों के हैं, जिनके पास 10-10, 20-20 बीघे जमीन है, और लागत इतनी हो गई है कि उनकी कमाई जो है बराबर हो जाती है। जितना वो खर्च करते हैं उतनी ही उनकी जो है आय होती है। इसलिए एक शायर ने बहुत ही बढ़िया शब्दों में कहा है, योगी भी शेयर जिसे हो गए। प्यास है उसे कम से कम, जिसे प्यास है उसे कम से कम, जिसे प्यास नहीं उसे दम में दम। मेरे साथिया मुझे ये तो बता, ये मजाक है कि निजात है? छोटे छोटे किसानों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, तभी जो है वो छोटा किसान मेरे प्रदेश को अच्छा बना सकता है। मेरा प्रश्न है माननीय महोदय, क्या सरकार छोटे किसानों को कंपनियों के द्वारा सस्ते दरों पर डीजल उपलब्ध कराएगी? दूसरा अनुपूरक शब्द है, वो है प्रश्न, क्या मंत्री महोदय छोटे किसानों को डीजल में एथेनॉल मिलाकर के सस्ती दरों पर किसानों को दिलाने का काम करेगी? ये मेरे दो अनुपूरक शब्द हैं, वो है प्रश्न है, मैं इनका जवाब चाहता हूं। इसका उत्तर आ गया आपके मूल जवाब। मान्यवर महोदय, इसका उत्तर आ कल चुका के है। बारे में एक ये बात पूरक कहना नहीं चाहता है, हूं। ये जो आप प्रश्न कर रहे एक हो बात। इसका उत्तर आ चुका है। एक बात, मैंने कल भी जो प्रश्न किए थे, उसमें पढ़ के देख ले, मैं आज पढ़ी है जो नहीं, मेरे आज पास है। की बात करिए, बीती हाँ ताई जी। भी सारी आगे के सुध ले। धन्यवाद। मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर चाहूंगा। इसका दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है, उसमें लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 4 श्री जियाउर रहमान। प्रश्न संख्या 4 श्री जियाउर रहमान है? आप जियाउर रहमान है? अच्छा ठीक, वो नहीं है। श्री पंकज पटेल पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पे प्रश्न पूछने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की लगभग 70% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि कृषि और किसान का हमारे लिए क्या महत्व है। लेकिन मान्यवर, आज भी किसान भगवान भरोसे है। आज भी किसानों को यदि पानी की जरूरत है तो नहरों में पानी नहीं है, और किसान को दूसरा जो साधन है वो बिजली से अपने खेतों की सिंचाई करना चाहता है। आज पूरे प्रदेश में बिजली की व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में अगर एक बार बिजली चली जाती है, ट्रांसफार्मर रिपेयर होने में 1-1 महीना लगता है। बड़ी दुख की बात है मान्यवर, जो किसान इस देश को अन्न देता है उसके लिए यह सरकार बिल्कुल ही गंभीर नहीं है। जब किसान को पानी की जरूरत है तो नहरों में पानी नहीं है, जब बिजली की जरूरत है तो प्रदेश में बिजली नहीं है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि समय से बरसात न होने के कारण जो किसानों को इस समय दिक्कत आ रही है, जो इस समय की फसलें हैं जैसे धान, तिल, उड़द, मूंग, अरहर, क्या मंत्री जी इनके समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम करेंगे? तो कब तक, नहीं तो क्यों? दूसरा जो प्रश्न है माननीय मंत्री जी से, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अगस्त यानी आज तक है, इसको बढ़ाकर 30 अगस्त करेंगे? तो कब तक, नहीं तो क्यों? मान्यवर, जो मेरा तीसरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से, वो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किसानों को मिलने वाले कीटनाशक दवाइयां जिस पर 5% से लेकर 18% तक जीएसटी लागू है, क्या मंत्री जी किसान हित में जीएसटी वापस लेने का काम करेंगे? तो कब तक, नहीं तो क्यों? मंत्री जी, ये 3-4 माननीय सदस्यों का सबसे बोल देता हूं, आपसे निवेदन है कि प्लीज एक साथ उत्तर दे दीजिएगा। और माननीय मंत्री जी, एक प्रश्न बीच में फिर याद आ गया कुछ पॉज लेने के बाद फिर याद आ पूछ गया। रहे हैं श्री अभय सिंह, अरे रुकिए अभय सिंह। माननीय मंत्री जी, अभय सिंह,
अभी एक क्वेश्चन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अबे ऐसे बोलोगे बड़ों को? माननीय अध्यक्ष जी, फिर आपके बोलोगे कि माध्यम से अपने माननीय बड़ों को मंत्री इज्जत जी करने से के लिए मैं क्यों पूछना कहा? चाहता हूं कि आप किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। पूरे प्रदेश में जो किसानों का खर्च आता प्रति हेक्टेयर पे वो 63,182 रुपया है, और इस पे अगर जो आप MSP देते हैं उसको जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के लगभग 95,000 आता है। अगर शुद्ध लाभ की बात करें तो सिर्फ किसानों को 32,000 अपनी लागत के बाद आपके डाटा के अनुसार सिर्फ 32,218 रुपए का बेनिफिट होता है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी जब प्रधानमंत्री जी आते हैं उत्तर प्रदेश में या माननीय योगी जी जब कहीं जाते हैं तो किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। अरे इनकम दोगुनी करनी है, पूरा टोटल का थोड़ी दोगुना करना है। बस अध्यक्ष जी एक मिनट। माननीय मंत्री जी, आय दोगुनी जब करनी आपके है। ये वेबसाइट पे ये डाटा है कि सिर्फ किसानों को शुद्ध लाभ 32,218 रुपए होता है, जबकि लागत है 63,182 रुपए, तो किसानों की आय कहाँ दोगुनी हो रही है? कृपया आप बताने का करें। श्री अभय सिंह बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। महोदय, जिस प्रकार लगातार मौसम की मार, डीजल की रेट की बहुत दवा, उसके ऊपर तो अभय जी, उसके ऊपर तो कल भी चर्चा हुई है, आज भी चर्चा जारी है। चलिए कोई बात, हम क्वेश्चन सीधे पूछ लेते हैं। सीधा क्वेश्चन, कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं बोलिए खूब, लेकिन हम उसके सरकार ऊपर से चर्चा जानना जारी है। चाहते कल भी हैं। 2 घंटे 3 घंटे हुई, आज भी है। नहीं कोई बात, हम सरकार से जानना चाहते हैं, प्लीज पूछिए। क्या सरकार किसानों की फसलों जैसे धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, दलहन, तिलहन जैसी सभी फसलों की लागत का सर्वे करा करके, और जो उसके सर्वे में लागत आ रही है उसका MSP मूल्य 2 गुना करने का काम करेगी? और दूसरा एक और प्रश्न हमारा है कि महोदय, जब कभी किसान साथ हुई किसी दुर्घटना के कारण या बाढ़ और सूखा कारण किसान समय पर अपना लोन अदा नहीं कर पाता है, तो बैंकें किसान के कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाती हैं। क्या सरकार उस स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज करने की दिशा में कोई कदम उठाएगी? हमारे 2 प्रश्न मान्यवर, स्पेसिफिक प्रश्न है, उसका जवाब। डॉक्टर पल्लवी पटेल। उत्तर प्रदेश में आज भी रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत खेती है, और इस खेती से जुड़े हुए किसान इस देश के 64 लाख खेत खलिहानों से जुड़े हुए हैं, जो इस देश की रीढ़ और आधार बनाते हैं। किसान और कृषि को लेकर के बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जैसे कि सब्सिडी दे देंगे, जैसे कि आय दुगनी कर देंगे, जैसे कि कृषि उपज बढ़ जाएगी। तो इन्हीं तमाम बड़े बड़े दावों को लेकर के मैंने अपना प्रश्न रखा था, और जिसके जवाब में माननीय मंत्री जी का जवाब मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन इस सूची और जवाब को देखने के बाद यहाँ बैठे विपक्ष के, समूचे विपक्ष के जितने माननीय सदस्य हैं, वो इस बात पर मेरे साथ सहमति जरूर जताएंगे कि हमारा उद्देश्य सरकार को परेशान करना नहीं है, अपितु हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सदन के माध्यम से सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसका क्रियान्वयन किस हद तक जमीनी स्तर पे हुआ है, उसकी जीती जागती तस्वीर जनता के बीच में पहुंचे। और ऐसे में मेरे किए हुए प्रश्न कि प्रदेश में किसानों की कृषि उपज बढ़ाने और आमदनी को दुगना करने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है तो उसका विवरण दें। तो मेरे सामने ये 28 बिंदु वाली एक लिस्ट दे दी जाती है जिसमें 28 योजनाएं उल्लेखित हैं। अब मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूं कि ये 28 योजनाएं जिनके नाम यहाँ लिखे गए हैं, जनता या यहाँ बैठे सभी माननीय विधायक सदस्य तो समझ नहीं पाएंगे, बल्कि अगर स्वयं मैं माननीय मंत्री जी को भी दे दूं तो इन योजनाओं का नाम पढ़ने के बाद वो नहीं बता पाएंगे कि 1.25 साल की सरकार हो गई है, आपकी इस योजनाओं का नहीं। ये मंत्री जी, आप मंत्री जी के बारे में या तो आप जानती नहीं है, इस प्रकार की टिप्पणी मंत्री के ऊपर करना उचित नहीं है। वो फिर मैं बात बोलूंगा, उनको कृषि के बारे में हर चीज मालूम है, उन्होंने योजनाएं आपको बताई, उनको नहीं मालूम, ये बात उचित नहीं है। तो मान्यवर, इस सापेक्ष में मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूं कि सरकार आंकड़ों में मानती है कि क्या किसानों की आय डबल और कृषि उपज इन उल्लेखित 28 योजना के चलाए जाने के बाद अपेक्षा अनुरूप पूर्ण हो गई है? यदि हां, तो आपसे विनम्र निवेदन है
कि सरकार इन सभी 28 योजनाओं के पिछले 5 वित्तीय वर्षों के आंकड़े सदन के पटल पर रखे, और यदि नहीं तो अब सरकार की क्या योजना है उस योजना का संपूर्ण विवरण इस पटल पर दें और इसकी समय सीमा क्या होगी। लास्ट प्रश्न, हाँ आप ही का सर। अभी मेरा रह गया है। चूंकि उर्वरकों आपका ये पूछ पर नहीं है। 5% आप जीएसटी इससे- लगाया जाता है, कच्चे माल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी परिषद की सिफारिशों के बाद 28% जीएसटी लगाया जाता है। तो मेरा दूसरा अनुपूरक माननीय मंत्री जी से है कि क्या सरकार किसानों को उन्नत बीज और उर्वरक की खरीद पर जीएसटी मुक्त करेगी। बहुत बहुत आभार। मनी मनोज पांडे, जीएसटी उनका विषय नहीं है। देश की सबसे बड़ी आबादी के अन्नदाताओं की इस महत्वपूर्ण प्रश्न पे आपने अन्नपूरक पूछने की अनुमति हमें दी है, और आपका संरक्षण भी इस कृषि के विषय पर मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये सच है कि राज्य की सबसे बड़ी आबादी और रोजगार आज कृषि पर आधारित है। माननीय मंत्री जी से बहुत स्पष्ट जब सवाल किया गया था कि क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की कृषि उपज बढ़ाने की एवं आमदनी को दोगुना करने हेतु सरकार ने क्या योजना बनाई है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लगभग 28 विभागों की चर्चा की है। मुझे भी मानवर इसी प्रदेश में कृषि के कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय मंत्री जी ने जो कई इसमें एजेंसियां बताई और कई योजनाएं बताई हैं, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलाइजर, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, खेत तालाब योजना, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिकल योजना, राज्य सहायतित निःशुल्क तिलहन बीज मीनकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम राज्य सेक्टर, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। मानवर इन योजनाओं पर भी हम एक प्रश्न पूछेंगे, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, सच्चाई ये है कि आज महंगी बीज, महंगा खाद, महंगी सिंचाई, महंगी जुताई के बाद आज उत्तर प्रदेश का किसान जब वर्षा कम होने के कारण, नहरों में पानी न मिल पाने के कारण, ट्यूबवेल बिगड़े होने के कारण, विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण, आज जब उसकी धान की खेती में रोपाई का समय चल रहा था, पानी नहीं पहुंचा, छुट्टा जानवर सांड वो अलग से उनके खेत को नष्ट करते जा रहे हैं। तो सवाल ये कि आपकी योजना, इस योजना में सांडों के लिए आपने क्या किया, उसका एक कॉलम क्यों नहीं रखा आपने कि सांडों से बचाने के लिए हम क्या करेंगे। आपने इसको क्यों नहीं स्वीकार किया कि बिजली दे नहीं पा रहे, नहर में पानी आ नहीं रहा। तो पूछ लीजिए, नहीं तो आपकी सुबेरे वाली काम पूरी कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अगर किसान परेशान रहेगा, किसान संकट में रहेगा, अन्नदाता, तो कभी कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर सकती और उत्तर प्रदेश की खुशहाली नहीं ला सकती। प्रश्न करिए। और इसलिए मैं माननीय 15-10 मिनट मंत्री जी आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं अनुपूरक कि कृषि मंत्री जी बताएंगे, और इनके पास आंकड़े हैं इसलिए योजनाएं दी हैं, कि प्रति हेक्टेयर आज के समय किसानों को रबी में और खरीफ में खाद के रेट, बीज के रेट, सिंचाई और जुताई में कितना व्यय हो रहा है, कितना सांड चरे जा रहे हैं, और उसके बाद उसको कितनी आमदनी प्राप्त हो रही है, क्या तुलनात्मक कोई विवरण आप इस सदन में रखेंगे कि ये उसका व्यय है और ये किसान को आमदनी मिल रही है। ये आज लाइव चल रहा है, ये आप रख दीजिए। उत्तर प्रदेश का किसान आपकी बात सुन ले कि वो आमदनी में है कि घाटे पे है। आपके खेत से सांड कितना खा गए, इसका हिसाब है तो बताओ, तब तो वो भी बता देंगे। पूछिए माननीय, उत्तर दीजिए माननीय मंत्री। अब सांड कितना खाए, अपने खेत का तो आपके पास हिसाब है नहीं, उनसे पूरा प्रदेश का पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, इनका अपने खेत का तो होगा नहीं। माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय पंकज पटेल जी ने जी 3 प्रश्न किए, सभी का उत्तर सुन लीजिए प्लीज। एमएसपी को बढ़ाने के लिए, दूसरा बीज और फर्टिलाइजर से जीएसटी को घटाने के लिए,
समाप्त करने घटाने के लिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को तिथि को बढ़ाए जाने के लिए। इन 3 प्रश्नों के बारे में मैं जीएसटी के बारे में पल्लवी पटेल जी ने भी इस बात को कह दिया। तो एक तो ये बता दूं कि जीएसटी तय करना ये जीएसटी काउंसिल का काम है। जब सभी राज्य मिल करके और जब एक बिंदु पर सहमत होते हैं तो जाकर के निर्धारण होता है, और यह यहाँ का विषय नहीं है, इसलिए इस पर कोई प्रश्न उठता नहीं है। एमएसपी बढ़ाने का सवाल मनोज पांडे जी ने भी कर दिया, पांडे जी आगे चेक कर लेते हैं, और पल्लवी पटेल जी ने भी किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि 2014-15 में एमएसपी प्रमुख फसलों का बता देता हूं, ज्यादा आप सुन नहीं पाएंगे, नहीं तो सबका मैं बता दूंगा यदि आप कहें तो इजाजत दे तो। नहीं इसी का बताइए, 2-4 का बताइए। 2014-15 में जब आप मंत्री थे उस समय तो उस समय धान की एमएसपी कृषि विभाग आपके पास था, 1360 रुपए एमएसपी थी। अब बता रहा हूं तो सुनेंगे नहीं आप। डिबेट नहीं हो रही। नहीं अनुपूरक आपको देखिए, अनुपति देखिए, मैंने आप कोई भी आज तक आप जब से विधानसभा में हैं इतने प्रश्न लिए हो, कभी एक बार तो बता दो। मोदी जी और योगी जी की सरकार ने बढ़ा करके आप सुनिए उत्तर, पहले सुनिए, आप सुनिए उत्तर सुनिए। आप उत्तर नहीं सुनना चाहते, इसका मतलब उत्तर सुनिए। अरे आप उत्तर नहीं सुनना चाहते, आप सवेरे वाले अपनी मंशा को पूरा कराना चाहते हैं क्या? सवेरे वाली मंशा को पूरा कराना चाहते हैं क्या? जहां से माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भी आते हैं, और संजोग ऐसा रहा है कि ये भी कृषि मंत्री के रूप में रहे हैं। जब ये कृषि मंत्री थे उस समय ज्वार की एमएसपी 1530 रुपए थी। 1 मिनट, दोगुना करने की बात देखिए आप अपने आमदनी अपने आप अभी बताएंगे ना, दोगुना एक सवाल के ऊपर आमदनी नहीं, गलत बात है। मैं ये बात गलत है, आपने पूरा पड़ेगा, जवाब सुनना पड़ेगा। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, ये जवाब सुनिए, नहीं जवाब सुनिए, जवाब सुनना पड़ेगा, जवाब सुनना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए प्रश्न भर जाओ, 2 मिनट क्या होता है? पूरा कार्रवाई जाना चाहिए, कार्रवाई पूरा आना चाहिए। अब बोलिए, अब प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। आप प्रश्न का जवाब दीजिए, मैं प्रश्नों का, आप प्रश्न का जवाब दीजिए, आप प्रश्न का जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। ज्वार की एमएसपी 1530 रुपए थी। ये तो आप जानो, आप मोदी जी और योगी जी की सरकार ने बढ़ा करके उसको 3180 रुपए कर दिया। दुनिया से भी ज्यादा ज्वार की एमएसपी कर दी गई है। बाजरे की एमएसपी 1250 रुपए थी। 23-24 में उसकी एमएसपी मोदी जी और योगी जी की सरकार ने बढ़ा करके 2500 रुपया कर दिया है, जो दुनिया से अधिक है। मक्के की एमएसपी 1310 रुपए थी, अब बढ़ा करके उसको 2090 रुपए कर दिया गया है। उर्द की एमएसपी 4350 रुपए थी, उसकी एमएसपी बढ़ा करके 6950 रुपए कर दी गई है। तिल की एमएसपी 4600 रुपए थी, उसको बढ़ा करके 8635 रुपए कर दी गई है। अरहर की एमएसपी 4350 रुपए थी, वो बढ़ा करके 7000 रुपए कर दी गई है। और गेहूं 2014 में 1415 रुपए था प्रति कुंटल, जब ये सरकार के भीतर मंत्री थे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और माननीय मनोज पांडे जी क्रमशः रहे, तो उस समय 1450 थी। और गत वर्ष हम लोगों ने अभी जो सीजन बीता है, अरे वॉकआउट में बाहर जाना होता है, 125 रुपए कुंटल के हिसाब से। जौ की एमएसपी, ये बड़े हमदर्द हैं गरीब किसानों के, छोटे किसानों के। और छोटा किसान, गरीब किसान जौ लगाता था कि कम खर्चे में हमारी फसल कैसे हो जाए, उसको ये 1150 रुपए एमएसपी देते थे। मोदी जी और योगी जी की सरकार 1735 रुपए कुंटल दे रही है। चने की एमएसपी 3175 रुपए थी, अब वो 5335 रुपए दी गई है। और इस सीजन में और हम बढ़ाने वाले हैं, इस सीजन में और बढ़ने वाला है। गेहूं का भी, जौ का भी और और चने का भी। मसूर की एमएसपी 3075 रुपए थी, आज वो 6000 कुंटल पिछले सत्र में खरीदी गई है।
सरसों की एमएसपी 3100 रुपए थी, वो 5450 रुपए अभी हमने खरीदा है। राज्य के भीतर पहली बार योगी जी की सरकार ने सरसों की खरीद कराई, योगी जी की सरकार ने उड़द चना मसूर की खरीदारी कराई, योगी जी की सरकार ने मक्के की खरीदारी कराई। ये जो तथाकथित किसानों के हितैषी हैं, जिन लोगों ने अभी वॉकआउट किया है, ये लोग कभी न तो मक्के की खरीद कराते थे, न कभी ज्वार की कराते थे, न बाजरे की कराते थे, न आलू की कराते थे, न सरसों की कराते थे। यदि किसी ने कराया है तो एमएसपी पर खरीदारी का काम योगी आदित्यनाथ ने। प्रश्न संख्या 5 श्री अखिलेश अनुपस्थित, श्री गुलाम मोहम्मद। माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस विषय पर प्रश्न संख्या 6 मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सवाल था कि प्रदेश के किन किन जनपदों में कौन कौन सी औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएंगी। बहुत सीधा सा सवाल। जवाब, अब चूंकि उद्योग भी विकास की रीढ़ हैं, इनको ज़्यादा फैलाया जाए, जितना ज़्यादा लगाया जाए उतना ज़्यादा रोजगार भी मिलेगा और तरक्की भी होगी। लेकिन जवाब बहुत बड़ा आया, बहुत घुमा फिरा करके आया। 2018 में इन्वेस्टर समिट होती है, जिसमें 1045 इसमें लिखा है। हाँ ठीक है, पढ़िए। MOU साइन हुए और जिसमें जो लागत दी है, जिसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है 4.28 लाख करोड़ मान लिया। उसके बाद में फिर एक सबमिट होती है, ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह कुछ होते हैं, 50% बताया गया कि इन्वेस्ट कर दिया गया, यहाँ कुछ शुरुआत हो गई है, क्रियाशील हो गए। फिर 2023 में एक और इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती है, इसमें 7 डिजिट्स में 33,52,553 करोड़ रुपया के इन्वेस्टमेंट के MOU साइन हुए, 19,250 MOU साइन हुए। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, आपके जरिए से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमने तो बहुत छोटा सा सवाल किया था, इन्होंने एक लिस्ट थमा दी, सारे जिलों में, सारे जनपदों में जितने MOU साइन हुए, कितने पैसे के हुए, वो सब हमें थमा दिए। यही तो पूछा था आपने। सवाल बहुत पर्टिकुलर था, पर्टिकुलर जवाब आना चाहिए था। मैं अपने ज़िले के बारे में जानना चाहूँ कि हमारे ज़िले में कौन कौन से उद्योग आप लगाने जा रहे हैं, तो उसका कोई पता नहीं है। आपने किन सारे जनपदों के बारे में पूछा था? मैं आपके जरिए किन जनपदों में आपका प्रश्न है? कि थोड़ा सा पर्टिकुलर जवाब आ जाए कि किस जिले में कौन सा उद्योग लगने जा रहा है, कुछ इस तरह का। अब ये तो घुमा फिरा करके बहुत सारे उद्योगों के चलिए आप प्रश्न करिए। स्टार्ट अपनी गुलाम मोहम्मद जी, अब आप प्रश्न कर लीजिए। मैं तो आप चूंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहाँ नहीं, उद्योग मंत्री से पूछिए। तशरीफ फरमा है, एक मिनट में आप पूछो ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। 1 मिनट नहीं, 3 मिनट तो पहले हो चुके हैं। अच्छा, वो देखो ऊपर देखो। आप इंटरप्ट करेंगे तो मैं भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं, पूछिए। मैं सिर्फ एक शेर तो सुना दूं। हाँ, शेर सुना दीजिए। एक शेर सुना दो। माननीय खन्ना जी यहाँ मौजूद है, वो समझते हैं ना, मैं इस वजह से कह रहा हूं। खन्ना जी जरा शेर सुनिए। गुलाबो देवी जी, मंत्री जी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये पोथी पकड़ा दी है, कुछ नहीं है। आप खुश हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। प्रश्न संख्या 6 हो गया। प्रश्न संख्या 7 डॉक्टर रागिनी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।
आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश और देश के बच्चे जो खेल कूद में रुचि रखते हैं, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि योगा, खेल कूद, इन सारे चीज़ों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारी सेहत में, और साथ ही साथ हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। पहले एक पुरानी कहावत है अध्यक्ष जी, बच्चों को डराने के लिए कहा जाता था कि अगर खेलोगे कूदोगे होगे खराब, और अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हमारे प्रदेश के बच्चों ने इस बात को गलत साबित किया और खेल कूद में इतनी मेहनत की और इतने आगे तक पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है अध्यक्ष जी, वो पढ़ाई के मामले में तो बच्चों को कुछ बेटरमेंट नहीं दे पा रही है, लेकिन इस बात से बार बार डरा रही है और बच्चों को खेल कूद में भी कुछ अच्छा करने का अवसर नहीं दे पा रही है। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो उत्कृष्ट हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या नीतियां हैं, क्या क्या किया जा रहा है। एक सूची प्रोवाइड की गई है जिसमें बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता में भर्ती, पुरस्कार, प्रोत्साहन राशि, सीधी भर्ती, और साथ ही साथ बिना पारी की पदोन्नति, और बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, सिर्फ कागजी लिखी। मेरा अध्यक्ष जी मंत्री जी से यह पूछना है कि आप इन बच्चों को किस तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हैं, किस तरीके से उन्हें आप यहाँ तक पहुँचने के लिए काबिल बना रहे हैं। क्या इस तरीके की सरकार द्वारा कोई भी योजनाएं हैं जिससे बच्चों का खेल कूद में रुझान बढ़े और वो सरकार के लिए पदक जीत करके आए। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जनपदवार आपने कितने ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान आपने बनाए हुए हैं, क्या उसके बारे में हमसे कुछ आप उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और जितने भी आपने वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, उसमें कॉमनवेल्थ गेम में और ओलंपिक गेम्स में जितने भी गेम्स आते हैं, उनमें से किन किन गेम्स में बच्चों को सिखाया जा रहा है, कृपया करके उसके बारे में बताएं। और मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है, यहाँ आज सदन में बैठा हर एक व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है कि अंतर्राष्ट्रीय आईपीएल क्रिकेट का गेम हमारे प्रदेश में समाजवादियों द्वारा दिए गए एकाना स्टेडियम में हुआ, जहां पे यहाँ पे उपस्थित आधे से ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने एक इस तरीके का स्टेडियम बनाया। अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस तरीके के कितने स्टेडियम आपने बना लिए, इस तरीके के कितने स्टेडियम आज आपने हमारे उत्तर प्रदेश की स्टेट में बना लिए, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे खेलकूद के विभाग में। आज ऐसा कोई भी स्टेडियम दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बारे में जवाब। माननीय मंत्री जी, अरे सुनिए शांति से। आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूं कि इन्होंने जो सवाल किया था, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आपने प्रोत्साहन के लिए कोई योजना बनाई है? तो हमारी सरकार में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही थी, उसका उल्लेख करते हुए हमने जवाब दिया था। शायद सदस्य जी को ये बात नागवार लगी कि सरकार ने ऐसा काम क्यों किया। मैं इस बात का आज जिक्र करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार में हमारे जो पदक विजेता खिलाड़ी हुआ करते थे, जबकि इसी देश में पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और बिहार में ऐसे पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी देने का प्राविधान था, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं था। सरकार में आप थे, लेकिन ये व्यवस्था सोचा नहीं कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को किस तरह रोजगार दिया जाए। लेकिन हमारी सरकार ने, हम लोगों ने 26 मई 2022 को एक शासनादेश किया और इसको कैबिनेट में प्रस्ताव ले आकर कि हमारे जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी होंगे, जो पदक जीत के आएंगे, उनको हम क्लास 2 के पद पर, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं, वो लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करके सीधी भर्ती के माध्यम से उनको नौकरी देंगे। ये हमारी सरकार ने फैसला, उसका परिणाम रहा, उसका अध्यक्ष जी परिणाम रहा। मैं आज आपको इस बात बताना चाहता हूँ कि हमारे विजय उपाध्याय जी, जो डिप्टी एसपी के पद पर उनका चयन हुआ, नियुक्ति पत्र दे दिया,
ललित उपाध्याय जी को डिप्टी एसपी के पद पर उनको चयन हुआ, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया, और विजय यादव को नायब तहसीलदार के पद पर, जो बनारस के रहने वाले, उनको दे दिया। हमारे साथ जूडो के खिलाड़ी थे। अब दिव्या अग्रान को नायब तहसीलदार के पद पर हम लोगों ने 3 लोगों को रोजगार दिया। अभी माननीय सदस्य जी जब कह रहे थे तो मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी। ये कह रहे थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, इस परिभाषा को बदल दिया है हमारी सरकार ने। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस परिभाषा को बदला है। खेलोगे कूदोगे तो भी मिलेगा रोजगार, इस दिशा में हमने कदम उठाया। मैं जिक्र करना चाहता हूँ, एक जब आपकी सरकार थी तो 2006 का जियो है, उसमें बहुत बड़ी विडंबना है अध्यक्ष जी, मैं इस बात को जिक्र करना चाहता। 2006 का जियो है कि हमारा 2% कोटा रहेगा, और जारी किसने किया? खेल विभाग ने जारी किया। और खेल विभाग ने उस जियो को जारी किया जबकि वो अन्य विभाग मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। वो बाध्यकारी जो कार्मिक विभाग से जियो जारी होता है वही जो है सभी विभागों पर प्रभावी होता है। इस विसंगति को भी हमने दूर किया। मैं आज इस बात को जिक्र करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि 7 जनवरी 2022 को हमने शासनादेश जारी किया है कि जो समूह घ के लोग हैं उन पे कार्मिक विभाग से जियो जारी किया कि 2% स्पोर्ट्स का कोटा हो। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता किसकी इस बात की है कि इसका परिणाम रहा जियो जारी होने का। हमारे खेल मंत्रालय द्वारा पत्र जारी हुआ कि सभी विभागों में नियुक्तियां भरी जाए, बहुत दिनों से नहीं भरी जा रही हैं। पुलिस विभाग ने कुशल खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन निकाला 534 खिलाड़ियों को, और 534 में मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं 489 लोगों का सिलेक्शन हो गया और 227 लोगों का वेरिफिकेशन आ गया, और उनको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों द्वारा उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। मैं अगला विषय बताना चाहता हूं कि प्रोत्साहन के लिए क्या क्या सरकार ने हमारी योजना चलाई है और आपकी सरकार ने क्या क्या किया है, मैं आज इस बात को जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। नहीं, 1 मिनट भैया सुन लो, मैंने नहीं बोला, सब लोग जवाब मत दीजिए, वो सक्षम है मेरे ख्याल में। एशियन गेम आप कितना उनको समझते हैं कि वो सक्षम नहीं है? एकल में इनके जमाने में 3 लाख था, स्वर्ण पदक में, रजत में 2 लाख था, कांस्य पदक में 1 लाख था। हमारी सरकार जब आई 6 जनवरी 2022 को जो शासनादेश किया उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वर्ण पदक को 6 करोड़ किया, रजत को 4 करोड़ किया और कांस्य को 2 करोड़ किया। साउथ एशियन गेम सैफ के टीम में आपकी सरकार के समय 1 करोड़ था, रजत को 50,000 था, कांस्य को 25,000 था। योगी जी की सरकार ने स्वर्ण पदक को 2 करोड़ किया और रजत को 1 करोड़ किया और कांस्य को 50,000 किया, 50 लाख किया। उसके साथ साथ सब जूनियर में आपकी सरकार के समय स्वर्ण पदक में 25,000 था, स्वर्ण पदक में हमारी सरकार के समय 50,000 है। सब जूनियर में जो है इसमें जो है सब जूनियर में आपकी सरकार के समय स्वर्ण पदक में 50,000 था, हमारी सरकार में 1 लाख रुपए है। और इसी के साथ साथ जो है रजत पदक में आपके सरकार में 35,000 था, हमारी सरकार में 75,000 है। और आपकी सरकार में कांस्य पदक में 25,000 है, हमारी सरकार में 50 है, लगभग 2 गुना। और इसके साथ साथ मैं अध्यक्ष और जिक्र करना चाहता हूँ, इनकी सरकार में नेशनल में 3 लाख रुपए था स्वर्ण पदक में, रजत पदक में 2 लाख था और कांस्य में 1 था। हमारी सरकार में, भाजपा की सरकार में, योगी की सरकार में इसको बढ़ाकर 6 लाख स्वर्ण पदक का, 4 लाख रजत पदक का और 2 लाख कांस्य पदक किया है। और सब जूनियर के भी इसी तरह से अध्यक्ष जी मैं इसके साथ साथ और जिक्र करना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय और इसके साथ और जिक्र करना चाहता हूँ एशियन गेम्स में। नहीं, बहुत बड़ा है सवाल, बड़ा है सवाल, बड़ा है गलत बात नहीं। माननीय अध्यक्ष, ये देखिए मेरा निवेदन है, मंत्री जी को बोलने दीजिए, सब लोग मंत्री जी की तरफ से मेरी बात पूरी हो जाए। इनको चिंता है खिलाड़ियों की, ये सरकार में कई बार सरकार। अरे समर पाल जी आप क्यों खड़े हो? हैं? ये सरकार में कई बार रहे, मैं इसलिए इस बात को जिक्र करना चाहता।
अरे वो प्रश्न लगाया है, उंगली कर रहे हो। ये सरकार में कई बार रहे और रहने के बावजूद भी इस उत्तर प्रदेश में कोई खेल विश्वविद्यालय नहीं बना था। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। माननीय सदस्य ने एक और सवाल किया, मैं उसका भी उत्तर दे देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि आप कितने जो है खेल के लिए क्या क्या गतिविधि चला रहे हैं, मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं। हमारे पास 3 स्पोर्ट्स कॉलेज है, जहां वहां छात्रावास बना हुआ है, छात्र वहां रहते हैं, उनकी पढ़ाई का और उनके लोग का खेल की पूरी गतिविधि के लिए निःशुल्क है। मात्र प्रवेश में 2500 रुपये लेते हैं। जितना भी खाने पीने और खेल की सुविधा के लिए चाहिए वो पूरा उनको निःशुल्क है। और इसी के साथ साथ मैं इस बात कहना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश में 44 जगह पर हमारे छात्रावास हैं। 16 खेलों में 18 जिलों में हमारे छात्रावास बने हुए हैं, जहां वहां खिलाड़ी रहता है और उसके खाने की, पीने की, रहने की पूरी व्यवस्था सरकार करती है। और आप अच्छे खिलाड़ी हो, आगे बढ़े गांव में खेलना निश्चित रूप से। डॉक्टर रागिनी, एक बात माननीय सदस्य, एक अनुपूरक है उसको बोलते हैं, एक अनुपूरक और अलाउड है। अध्यक्ष जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मंत्री जी अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि इतनी देर से जितने जवाब दे रहे थे वो यही बता रहे थे। जैसे इतने सालों से होता गया है कि सदन का बजट अगर इस लाख 5,015 करोड़ है, 5,15,000 करोड़ है, तो अगले 1 साल बाद 6,15,000 करोड़ होगा, उसके बाद 6 से 7,15,000 करोड़ होगा, उसके बाद 8,15,000 करोड़ होगा। तो जब साल बढ़ते चले जा रहे हैं तो बजट बढ़ता चला जा रहा है, उसमें आपने उसको इंक्लूड किया। ये एक ऑब्वियस सी, प्रत्यक्ष सी बात है। उसमें आप किस तरीके की वाहवाही लूटना चाहते हैं, किस तरीके की वाहवाही लूट रहे हैं। और साथ ही साथ मेरा अनुपूरक ये है अध्यक्ष जी कि मैंने स्टेडियम की बात की थी, इन्होंने इतनी सारी चीजें, कागजी बातें जो लिख के दी वही गिना दी। आप एक भी स्टेडियम ऐसा बता दें जो आपने यहाँ पे किया हो। जौनपुर से आते हैं मंत्री जी, वहीं से विधायक हूं मैं। जौनपुर में बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए अगर एक भी ऐसा काम किया हो जो प्रत्यक्ष रूप से जमीनी स्तर पे हो, तो उसको जरा दिखा दे मंत्री जी। मैं जिक्र करना चाहता हूँ पूरे, अरे आपस में बातचीत नहीं प्लीज भाई, इस तरह सवाल नहीं होता। अब मुझे बताने दो, आप मुझे बताने दो। अरे दो, अब मुझे आप बताने दो। अब मुझे, अरे आप एक्साइटेड मत हो, आप एक्साइटेड मत हो। मैंने ये पूछा बताइए, प्रश्न आया नहीं, उत्तर गेम में और ओलंपिक गेम में आपको बता दूं, कॉमन जो आपका वेल्थ गेम है उसमें 22 स्पोर्ट्स होते हैं और जो आपका ओलंपिक है उसमें 40 स्पोर्ट्स होते हैं। इन 22 और 40 स्पोर्ट गेम्स में से कितने गेम्स के लिए आप बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और उसके कितने कोच आपने रखे हैं? क्या आपके पास जनपदवार कोई सूची है, कोई इंफॉर्मेशन है इसके बारे में? मेरे पास पूरी सूची है, वो दे दीजिए। तो आपके पास जो सूची है पहुंचा दीजिए। वो पढ़ के बता भी दूंगा। अरे सब पढ़ के मत बताइए, आगे में प्रश्न लेना है। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि एक भी स्टेडियम, अब आप बैठ जाओ भाई, आप उत्तर भी सुनो। मैं जिक्र आपसे, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि जो जिले अभी मुख्यालय स्तर पर स्टेडियम नहीं बने, उन पर जो है सर्वे करके उसकी सूची होनी चाहिए कि कौन कौन जिले से खेल की सुविधा से वंचित है। और उसमें जो है हापुड़, शामली और जो है संभल, चंदौली, 4 जिले ऐसे आए थे। मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, आप पहले सुनो तो। अरे सुनिए तो। ये 4 जिलों में, जिसमें शामली में हमने धन अवमुक्त कर दिया और चारों पर प्रक्रिया चल रही है, अति शीघ्र हो जाए। और मैं जिक्र करना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस बात को बताना चाहता हूँ कि अभी मेरठ का बता, आप दोनों का जिला एक ही है क्या? सरकार ने खेल नीति बनाई, आप समझ में आई। ये लोग वाहवाही लूट रहे हैं, ये लोग वाहवाही लूट रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अभी तक जो खेल विभाग चलता था, खेल विभाग बिना खेल नीति के चलता था। पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेल नीति बनाई है, खिलाड़ियों के दृष्टि से हर सुविधाओं को ध्यान में रखकर हमने बनाया। और यही नहीं, मैं अध्यक्ष जी इस बात को
अभी हमने उस खेल नीति में इस बात का प्राविधान किया है कि हर विकास खंड स्तर पर हम खेल के मैदान को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक छोटा सा जौनपुर का है, एक छोटा सा अध्यक्ष जी, एक छोटा सा जो माननीय विधायक जी, हाँ वो उत्तर आए, जौनपुर का बता रहे हैं, विधायक जी है जौनपुर का बता रहे हैं। इनके विधानसभा में युवा कल्याण विभाग का बटेरा गांव में स्टेडियम निर्मित है। वाह, बहुत बढ़िया, हो गया। प्रश्न संख्या 8 इंजीनियर सचिन यादव। नहीं, इंजीनियर सचिन यादव, नो। इंजीनियर सचिन यादव नहीं, अब उसके बाद डिबेट 15-20 मिनट हो गए। मंत्री जी ने भी एकदम ठोक के दिया। आप सचिन यादव, हाँ तो ठीक है, चलिए अब जवाब सचिन यादव। मेरे खड़े होने के बाद कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, सचिन भी नहीं खड़े होते। सचिन, जब मैं खड़ा हूं तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, जब सब खड़े हों तो मैं बैठ जाऊंगा। ये इसके ऊपर बहुत अच्छी जो भी था, माननीय मंत्री जी ने पूरा जवाब दिया है, माननीय सदस्य ने पूरी बात पूछी है। अब इसको यही समाप्त करके अगला प्रश्न लेते हैं। सचिन। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर जो मेरा प्रश्न था उस पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कल मेरा आधा ही प्रश्न आ पाया था, जवाब आ नहीं पाया था, तो आज शायद मुझे जवाब मिल जाए। हमारा प्रदेश एक नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, ट्रेडिशनल बिजनेसेस को लेकर काफ़ी रिच स्टेट है। हमारे प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग में डेयरी हो, शुगर केन की इंडस्ट्रीज हो, फूड ग्रेन की इंडस्ट्रीज हो, वो पहले से ही लगी रही हैं। मिल्क प्रोडक्शन में, शुगर केन प्रोडक्शन में हम लोग नंबर 1 पे रहे हैं। फलों के प्रोडक्शन में हम नंबर 3 पर रहे हैं। फिश के प्रोडक्शन में हम नंबर 3 पर रहे हैं। हमारा प्रदेश मीट के एक्सपोर्ट में नंबर 1 रहा है देश में। टेक्सटाइल में हम नंबर 3 पर रहे हैं। आईटी के हमारे 40 पार्क हमारे इस प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसमें पुरानी सरकारों में खासकर हमारे आदरणीय अखिलेश जी ने ज्यादातर आईटी पार्क बनाए। सबसे ज्यादा फोन के सब्सक्राइबर अगर कहीं पाए जाते हैं तो हमारे प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर वर्किंग एज के लोग हैं, अगर जो रोजगार पाने लायक लोग हैं, वो 56% हमारे यहाँ पाए जाते हैं। सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस हमारे यहाँ है। सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट पूरे देश में अगर कहीं आते हैं तो उत्तर प्रदेश में आते हैं। एमएसएमई हमारे यहाँ 14% पूरे देश की पाई जाती हैं। तो सब अच्छी बातें तो हैं। नहीं सर, मैं प्रश्न पे आऊंगा सर, बिल्डअप करने दीजिए सर। अच्छा, बिल्डअप करिए। बिल्डअप कर सर, मेरा कल भी रह गया, परसों भी रह गया। कल परसों, आज थोड़ी पूछ लो। हमारा मूवीज का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पूरे देश में 40% हमारे प्रदेश में पाया जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं सर, इसमें पुरानी सरकारों ने आजादी के बाद से जो काम किया है, और हमारी खुद की नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी खुद की जो मैन पावर है, हमारा खुद का जो लैंड बैंक है, उससे ये सारी चीजें हमारे प्रदेश ने उपलब्धियां प्राप्त की। उसी को आगे बढ़ाते हुए जब मैंने अपना प्रश्न पूछा था कि कितने 2023 में कितना निवेश हुआ, उसको सेक्टर वाइज बता दें, तो मुझे सेक्टर वाइज जवाब आया है सर। उसमें ऐसे ऐसे सेक्टर्स ले लिए जो पहले से ही चल रहे। फ्यूल पंप, पेट्रोल पंप सर हमारे यहां पहले ही लगे थे, एमओयू में उसका अलग से नाम आ गया। कृषि, पशुधन, गन्ना, टिम्बर, कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो लग रही हैं, टूरिज्म लग रहा है, इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग जो पहले से ही हम लोग अच्छा कर रहे थे, एक्सप्रेसवे, हॉस्पिटल्स, होटल्स, हाउसिंग, मेडिकल कॉलेज, इन पर एमओयू जो साइन किए उसकी लिस्ट दे दी। और जो नए हमारे जो सेक्टर्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर है, इन पर बहुत कम निवेश दिखाया गया। तो मेरा सर जो प्रश्न है वो प्रश्न, और मैंने सर इसमें पुराने इन्वेस्टर समिट को भी लेकर निवेश की मांग पूछा गया था,
तो उस पर इन्होंने कहा है कि 2022 में कोई इन्वेस्टर समिट हुआ ही नहीं, जबकि न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मैंने देखा सर कि 2022 में भी जो न्यूज़पेपर्स में आया था कि 3 जून को समिट हुआ था, उसमें 80,000 करोड़ का वादा किया था सरकार ने, 1406 एमओयू साइन करने का भी वादा हुआ था। उसमें एक बड़े बिजनेसमैन थे हमारे देश के, उन्होंने 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का वादा किया था और 30,000 जॉब्स का वादा किया। उससे पहले भी इन्वेस्टमेंट आए, तो सर इन्होंने 2022 को तो अपने जवाब में नकार दिया। तो मेरा सर प्रश्न है, क्या सरकार 2018 में, 19 में, 22 में किए हुए एमओयूज को अपना नकार देगी? क्या उन एमओयूज को नहीं मानेगी? क्योंकि जवाब में आया है कि सर 2022 में कोई एमओयू साइन नहीं हुए, और अगर मानेगी तो उनकी ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या है, जमीन पर वो कितने पूर्ण हो चुके हैं, वो बिजनेस वाइज और एमओयू वाइज हमारे क्या पटल पर रखेगी और नहीं रखेगी तो क्यों? दूसरा सर, जो आने सेक्टर्स बताए हैं सर, उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हमारे यूपी में हैं और जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनके कितने एमओयूज हैं, और जो नई कंपनीज आई हैं और जो बाहर से कंपनीज आई हैं जिनके लिए हमारे आदरणीय मंत्री जी और काफी बड़ी गवर्नमेंट की टीम बाहर गई थी, वो बाहर से कितनी कंपनीज ऐसी आई हैं जो पहली बार हमारी यूपी में आई हैं? तो उसको दोनों को डिफरेंशिएट करके दे दें कि पहले से ही जो काम कर रही है, जैसे कोई कॉलेज हो पहले से ही यहां पर चल रहा है, उसने अपना लगा लिया, तो वो कितने, और जो बाहर से पहली बार आए वो कितने हैं? तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेक्टर्स में एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, उनके कितने एमओयूज हैं, और जो बाहर से पहली बार दूसरे प्रदेशों से, प्रदेश या दूसरे देशों से आई हैं, उनकी लिस्ट पटल पर रखने की कृपा करेगी या नहीं रखेगी? तो क्यों नहीं सर? एक और है सर, बस आखिरी इसके बाद पूछें सर, आखिरी 2023 के एमओयू साइन जो हुए थे, उनमें से कितने जमीन पर आ चुके हैं, उनका कितना काम पूरा हो चुका है, वो कंपनी वाइज डिटेल भी देने की कृपा करेगी। माननीय मंत्री उमा या माननीय मोना जी, आपके माध्यम से बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसको पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था, बहुत से हमारे माननीय मंत्रीगण विदेश भी गए और वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाने की बात भी हुई। इसके पहले भी 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हो चुकी है, इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ सरकार से इतना जानना चाहती हूँ कि जितना हमने खर्च किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, इसके सापेक्ष जितना भी खर्च हुआ, क्योंकि वो इस जनता की गाड़ी कमाई थी जो हमने उसको करने में खर्च किया, रेड कारपेट बिछाने में खर्च किया, तो उसके सापेक्ष कितना इन्वेस्टमेंट अभी तक उत्तर प्रदेश में आया है? और इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बड़ी चीज़ जो हमारे नौजवान जिसके लिए देख रहे हैं, कितना रोजगार धरातल पे आया? क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट फैक्ट्रीज लगी तो कहाँ लगी? क्या इस पे सरकार श्वेत पत्र सदन में जारी करेगी, सदन के पटल पर श्वेत पत्र रखेगी? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ। जो माननीय सदस्य का प्रश्न है, क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कुल कितनी धनराशि के निवेश उद्योगवार व निवेशवार प्राप्त हुए? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 19,250 एमओयू हस्ताक्षरित किए गए, जिसमें कुल लगभग 33,52,553.02 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में उद्योगवार कुल हस्ताक्षरित एमओयू के सापेक्ष निवेश प्रस्ताव प्राप्त धनराशि का विवरण निम्नानुसार है। कृषि 1,253.8, सुन तो लीजिए, सीधा सवाल है, क्या सरकार इसमें श्वेत पत्र जारी करेगी? ये लिस्ट तो हम लोग, मैं जवाब थोड़ी दूंगा अध्यक्ष होने के बाद। मंत्री जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बढ़िया मंत्री जी।
पहले मोना जी, माननीय सदस्य अभी आप माननीय सदस्य, अरे जो आपने पूछा वो मेरी बात सुनिए। जो पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का इतना अच्छा गंतव्य बन करके उभरा है कि आज देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आतुर है और लगातार आ रहे हैं। निश्चित रूप से जो आपने सवाल किया है, आप इस सवाल को एक बार फिर से पढ़ लेंगे। आपने जिस तरह से पूछा है मैंने उसी तरह से जवाब दिया है। सही है। पहली बार उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और इन्वेस्टर समिट का जो माहौल बना, पहले आपकी सरकार, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि पहले आप जिस तरह से चर्चा कर रहे थे, पहले किस तरह से गुंडागर्दी थी, कोई जमीन खरीद करके जैसे ही जेसीबी लगाता था एक गुंडा आकर के बोलता था नहीं, यहाँ पर गुंडागर्दी किस तरह से चरम सीमा पर थी। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गुंडों पर लगाम लगाई गई है, उसी के कारण आज देश ही नहीं पूरी दुनिया आकर्षित है। आज जब फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, पूरी दुनिया के थोड़ी बताऊंगा क्या बोलेंगे। 21 सिटीज में इन्वेस्टर समिट के आयोजन किए गए और देश के 10 बड़े महानगरों में आयोजन किए गए। अरे आपने मेहनत करी, उन्होंने भी मेहनत करी, 70 जिलों में आयोजन किए गए, जिसका यह नतीजा है 35,52,502 करोड़ रुपए के MOU प्राप्त हुए। अभी आप चर्चा कर रहे थे जो 2018 की, अरे सुनो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2018 में जो सुनो ना, वही 81 परियोजनाओं में 791 करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई और दूसरी 28 जुलाई 2019 को 290 परियोजनाओं में कुल 67,202 करोड़ रुपए निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। अरे पूरा आ गया। 3 जून 2022 की जो आप चर्चा कर रहे हैं, कुल 80,224 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित हुई। इन्वेस्टर समिट नहीं हुई, ये जवाब में लिखित में दिया है। और अभी मंत्री जी बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट 2022 में हुई, उसमें 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। या तो इस जवाब को सही माना जाए या जो आप सदन में बोल रहे हैं उसको सही माना जाए। दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी जवाब माना जाएगा जो बोलेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले तो प्रश्न लगाने से पहले आपको कई बार उसको पढ़ करके तब प्रश्न लगाना था। आपने जो प्रश्न लगाया है, मैं बताना चाहता हूं 3 जून 2022 को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, 80,224 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। ये नहीं बता पाए, सरकार ये नहीं बता पाई कि कितनी इंडस्ट्री कौन से जिले में लगी, सब लिखा हुआ और कितने रोजगार मिले। इस पे श्वेत पत्र कब लाएगी सरकार? माननीय अध्यक्ष जी, इस मंत्रिमंडल को तो आपने बड़े अच्छे से संचालित किया, वो भी अच्छे से आप मंत्री थे, तो आप तो बता दीजिए कि कितना पैसा आया। प्रस्ताव की नहीं बात कर रहे हैं। चलिए, हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं, डॉक्टर संग्राम सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, बैठिए ना। अब देखिए पार्टी में श्री संग्राम सिंह जी, देखिए माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, सब लोग अनुशासित हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए सर, हमने कहा सब लोग अनुशासित हो जाइए, ये कह रहे हैं जबरदस्ती अनुशासित है, मतलब मन से नहीं है। अरे अनुशासित आपको जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, मन से होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस आरोप को मैं सहने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी बात सुने, नहीं, मैं यहां से चला जाऊंगा अगर आप कहते हैं मैं आपके पक्ष नहीं बोलूंगा। कोई अधिष्ठान आगे यहाँ पर बैठ जाए। रवि आइए, आप जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं विपक्ष को बोलने नहीं देता तो मैं यहाँ पर बैठने के लिए तैयार नहीं। मैंने पहले दिन कहा था इस बात को। रवि आप जाइए, आइए आप। मैं सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी,